हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी प्रीवियस लेक्चर्स तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके सॉल्यूशंस, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, ये सारा कुछ कवर किया था। अब ना मैं आपको आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा आपको ध्यान दिलाऊं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस मतलब क्या है। देखो, आप लोगों ने आई थिंक क्लास नाइन्थ से ही फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा। नाइन्थ में नहीं तो जिन लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा या इलेवेंथ में पढ़ा उसमें पढ़ा होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा इसी का एप्लीकेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, जो कि क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, या फिर रिजल्टेंट फोर्स, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हमारा क्या होता था, एम वी। इसका रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो डी वाई डी टी ऑफ एम वी की बात करते थे हम लोग। तो ये क्या था, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी था। तो ये बस बेसिक मैंने आपको एक एग्जांपल दिलाया ताकि आप रिलेट कर पाओ जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हमारी है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज मतलब क्या है इसका। देखो, सपोज मेरे पास कोई ना वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है। वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स से मेरा क्या मतलब है। सपोज मैं लाइन सी ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। यहाँ k मेरा r है, k बिलोंग्स टू r। तो इसका अगर मैं डिफरेंट k के लिए एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। सपोज k अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन मिलेगी। k को कुछ और वैल्यू लेता हूँ, माइनस लेता हूँ, तो ये मिलेगी। इसी तरह जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करते जाऊंगा मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती जाएंगी जो कि ऑरिजिन से पास हो रही होंगी। ऑरिजिन से तो सारी पास होंगी क्योंकि अगर मैं एक्स जीरो लूंगा तो वाई भी जीरो होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये सारी ही ऑरिजिन से पास होंगी। तो ये मेरी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। अब इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की बात करते हैं। ट्रेजेक्टरी मतलब आपको पता है कोई भी पाथ, मैं किसी पॉइंट को एक मतलब कोई भी पॉइंट है एक, वो जो पाथ फॉलो करता है वही हमारी ट्रेजेक्टरी होती है, या लोकस बोल दूं मैं उसका, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमको निकालनी है। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि मेरे को वो ट्रेजेक्टरीज निकालनी है जो कि इस फैमिली के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप सोच के देखो कि इस एक पर्टिकुलर लाइन अगर मैं y इक्वल टू एक्स लेता हूँ, देखो एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस जो है वो भी हमारी इस फैमिली में आ रही है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर मेरे को ऐसी कोई फैमिली देनी है जो हर एक लाइन के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। हम अगर सोच कर देखें थोड़ा तो वो फैमिली जो है वो अगर हम जब बनाएंगे, अभी हम फाइंड करेंगे कि उसको निकालते कैसे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली वो ना एक सर्कल निकल के आने वाली है। अब मैं उस सर्कल को कितना भी छोटा ले लूँ या कितना भी बड़ा ले लूँ, तो वो हमेशा ही 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा विद दिस फैमिली, ठीक है। तो ये मतलब हुआ हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का। डेफिनेशन की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो डेफिनेशन की फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, आप भी नोट कर लीजिए कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई टी इज इक्वल टू जीरो बी अ गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की बात करने वाले हैं हम, तो वो क्या होगी। अब ये कर्व्स हमारे एक्स वाई प्लेन में रहने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज टू दिस कर्व, टू दिस फैमिली, सॉरी, is the family
कर्व्स दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये मैंने बात की है यहाँ सारी ट्रेजेक्ट्रीज की। अगर एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की हम बात करते हैं तो वो होगी कोई एक ऐसा कर्व जो इस फैमिली के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब हम एक कर्व की तो बात नहीं कर रहे ना, हम बहुत सारे कर्व्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रेजेक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगी, फैमिली ऑफ कर्व्स होगी जो कि इंटरसेक्ट करेगी इस फैमिली को 90 डिग्री पर। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि इनको फाइंड कैसे करना है। तो इसके लिए देखो, हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स क्या थी, एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0, ये फैमिली थी मेरे पास। अब ऐसे आप सोचिए, मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्यों डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें ना एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है। ये कोई फैमिली है, सपोज करके, मतलब आप दिमाग में रख लो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये फैमिली अगर मेरी है, तो मेरे को क्या करना है, अगर इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका कांस्टेंट हटाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें से ना सी जो है ना एलिमिनेट हो चुका होगा। हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स किस चीज को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है क्या, स्लोप को। इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है, इट इज अ स्लोप एट पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, या आई थिंक ये क्लियर होगा कि हम लोगों ने पहले ही, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, ये स्लोप होता है। जहाँ पे मैंने ये समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ये तो मेरा स्लोप हो गया। अब अगर मैं किसी दूसरी फैमिली की बात कर रहा हूँ जो कि इस फैमिली के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा। सिंस जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है गिवन फैमिली की, वो कर्व्स को इंटरसेक्ट कर रही राइट एंगल पे, तो स्लोप जो होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, सपोज किसी कर्व सी पे, उसी पॉइंट एक्स वाई पे वो क्या रहेगा, उसका नेगेटिव का इनवर्स। मतलब मैं कह रहा हूँ, देखो लिख लेते हैं इसको, द स्लोप ऑफ फैमिली इज एफ एक्स वाई एट पॉइंट एक्स वाई। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज which intersect this family at 90 डिग्री, तो वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा माइनस ऑफ 1/f(x, y) एट पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/f(x, y), तो ये उस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो भी उसके साथ ऑर्थोगोनल होगी। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द फैमिली। कौन सी फैमिली, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की फैमिली। ठीक है, इतना सिंपल था। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा फंक्शन आएगा, मतलब जो भी हमको गिवन होगा, उसका हम स्लोप निकालेंगे और उसको इन्वर्स, उसका माइनस के साथ इन्वर्स ले लेंगे। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी उसको सॉल्व करेंगे तो हमको इंटीग्रल कर्व्स मिलेंगे। वही इंटीग्रल कर्व्स हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। यानी कि वही फैमिली जो होगी वो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज होगी। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ये तरीका होता है फाइंड करने का। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने फैमिली उठा ली एफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इक्वल्स टू 0, वेयर मेरी जो फैमिली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो यहाँ से एफ एक्स कोमा वाई सी क्या है, ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो मैं कैसे करूँगा उसको फॉर्म। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, सी इज अ कॉन्स्टेंट। तो एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/y। ये मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी किसकी,
इस फैमिली की, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स कोमा ये हमारा माइनस एक्स अपॉन वाई है एट पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को वैल्यू अगर मैं निकालूं -1 अपॉन एफ एक्स कोमा वाई की, तो वो मेरे को क्या मिलने वाली है, देखो एफ एक्स वाई मेरे पास क्या था, -x अपॉन वाई। तो अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ -x अपॉन वाई, ऊपर -1 मेरा चल रहा है, तो यहाँ से वाई जो है वो मेरा ऊपर पहुंच जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की फॉर्म होगी वो क्या होगी, वाई अपॉन एक्स। अब इसको मैं क्या करूँ, वाई के टर्म को वाई के साथ ले लूँ, डी वाई के साथ मतलब, और एक्स का डी एक्स के साथ। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट किया तो ये इधर मेरे को मिल जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मैं इस सी को एल एन सी भी लिख सकता हूँ फॉर सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया एल एन एक्स प्लस एल एन सी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से वाई मेरे को क्या मिल गया, वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ये लॉग की जब आइडेंटिटी निकालेंगे तो ये एक्स और सी साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ से वाई मेरे को मिल जाएगा एक्स सी, यानी कि वाई की जो फॉर्म होगी वो किस फॉर्म की होगी, वाई इज इक्वल टू के एक्स और के बिलोंग्स टू आर सम कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या फैमिली बन गई मेरी, ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली सर्कल की फैमिली जो होगी उसके साथ जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी वो मेरी वो सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी जो y इज इक्वल टू के एक्स फॉर्म की है, यानी कि जो इस ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है। और वाइसा वर्सा यही होता है कि अगर मैं इसके लिए निकालूं तो फैमिली ऑफ सर्कल्स आने वाली है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल 2। यहाँ सपोज मेरे को फैमिली जो दी गई है वो ये है, ये क्या है, एक्चुअली फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, ठीक है। वो सारे पैराबोला जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इसके लिए मेरे को सपोज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लोग का प्रोसीजर क्या था, सपोज ये कोई मेरी फैमिली है, तो इसमें से हम सबसे पहले क्या करते थे, सी को एलिमिनेट करना है सबसे पहले तो हमको, और एलिमिनेट करने के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर स्टेप वन में फॉलो करता हूँ, तो मैं क्या निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इस स्टेप में। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला तो क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स मेरा निकला 2kx। अब मेरे को जब ये के जो है ना वो एलिमिनेट करना है, तो अब इस के को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये जो इक्वेशन थी मेरी ओरिजिनल, यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, हमको के को एलिमिनेट करना ही था, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स। ये क्या मिल गया मेरे को, एक एक्स से एक्स कैंसिल, 2 बाई एक्स। यहाँ से हम लोग की जो स्लोप थी फैमिली की वो हमको मिल गई, वो क्या मिली, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। अब मेरे को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के लिए स्लोप निकालना है, तो वो क्या होता है, -1 अपॉन एफ एक्स वाई। इसको मैं निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -1 अपॉन 2 बाई अपॉन एक्स, जो कि -x अपॉन 2 बाई के इक्वल होगा। अब मैं नई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड स्टेप था, स्टेप 2। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, स्टेप 3 जो मेरा है उसमें मैं क्या करता हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x अपॉन 2 बाई, और इसको सॉल्व करता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो 2 बाई इज इक्वल टू -x, इधर डी वाई इज इक्वल टू -x डी एक्स ये मिलेगा। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे वाई स्क्वायर अपॉन 2, इधर -x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। इंटीग्रेट करा है मैंने, यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्वियस है आप लोग समझ गए होंगे, इतनी दिन टाइम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ही आएगा। अब जब मैं इसको एक साथ लिख लूँ दोनों को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। अब ये देखो ये इक्वेशन किस चीज़ की है, सोचो ये इक्वेशन किस चीज़ की है, ये फैमिली ऑफ इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। तो ये मेरी फैमिली ऑफ इलिप्स हो गई।
इसका मतलब फैमिली ऑफ पैराबोलास जो रहेगी, जो भी ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है, उनकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज होगी वो एक इलिप्स होगी, इलिप्स की फैमिली। वो फैमिली हर पैराबोला को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एक और एग्जांपल देखा। अब एक और डेफिनेशन मैं लिखाता हूँ, हालांकि वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप लिख लीजिए। मैं लिखाता हूँ ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्रीज, पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे काफ़ी जगह यूज भी होगी। ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ना, देखो जो हमारी वन पैरामीटर फैमिली थी, एफ एक्स कोमा वाई टी इज इक्वल टू 0, सपोज लिख लो इसको बी अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। अब क्या होता है कि अभी ना हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करा रहे थे, जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की फैमिली थी वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही थी, किसको, इस फैमिली को। अब कोई भी फैमिली, उसको हम ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, मतलब अ कर्व इज सेड टू बी ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। मैं एक कर्व की बात कर रहा हूं, कब, अगर वो किसी कांस्टेंट एंगल अल्फा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, उस पर इंटरसेक्ट करे पूरी फैमिली की, ठीक है। ये मैंने लिखा है, अ कर्व इज सेड टू बी ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री इफ इट इंटरसेक्ट फैमिली एट एंगल अल्फा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब वो पूरी फैमिली को 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट करे तो वो मेरी ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन ही आप लिखिए, जब हम एक्सरसाइज लगाएंगे ना तो उसमें मैं इसके अलग से क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो एक या दो करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए आप केवल इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिए और फॉर्मूला लिख लीजिए कि जब इसके लिए जो फैमिली इक्वेशन फॉर्म होती है वो होती है मेरी एफ ऑफ एक्स वाई प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस एफ एक्स वाई टेन अल्फा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। पूरा मेथड सेम रहेगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज वाला, बस लास्ट में ये स्लोप चेंज होगा, स्लोप विल बी चेंज्ड, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए जिसके लिए ऑर्थोगोनल आपको फाइंड करना है। मैं आपको फैमिली देता हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फैमिली में ये देता हूँ, दूसरी फैमिली में आपको दे रहा हूँ सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अभी लेक्चर, मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो एप्लीकेशन है कैसे। स्टेटमेंट आपको पता होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत है क्या, चलो लिखा देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं। 11th 12th में तो आपने बहुत पढ़ा होगा ये, आज थोड़ा हम मैथ में पढ़ देते हैं इसको। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। ये होता है एम बी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी।
एम मेरा होता है मास, वी होता है वेलोसिटी जिससे वो बॉडी मूव कर रही है। इसका रेट ऑफ चेंज डी ओवर डी टी ऑफ एम वी बोल रहा है प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। ये क्या होगा, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब डी ओवर डी टी ऑफ एम बी जो है वो मेरे को मिल गया के एफ, और के मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से एम देखो, बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहने वाला, बस वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, इसका मतलब एम डी वी ओवर डी टी जो है वो ना वो के एफ हो जाएगा। ठीक है, अब एम डी वी ओवर डी टी के एफ हो गया। मेरे को पता है कि डी वी ओवर डी टी होता है मेरा एक्सीलरेशन। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स वाई डी टी, या मतलब एक्स मेरा पोजीशन होता है ना, तो अगर मैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को वेलोसिटी मिलता है, और अगर वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। ये तो आप सब लोग को पता होगा यार, उससे ज़्यादा फिजिक्स आती होगी तुम लोग को। एक्सीलरेशन जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा के एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यूनिट्स के केस में कि मैं मास यूनिट मास ले लूँ, एक्सीलरेशन यूनिट, फोर्स यूनिट, तो मेरे को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते थे इजीली और बोल देते थे एफ जो है वो एम ए है। ये मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ था, जिसका जिस फोर्स के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता था, आप लोग छोटे क्लासेस में जिसको पढ़ते रहे हैं। यही हमारा जो है ना वो एग्जाम्पल था इसका, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला एग्जाम्पल जो आज हमने किया। इसके बाद फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, वो आपने पढ़ा होगा, दूसरा एग्जाम्पल जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब बॉडी जब फ्री फॉल होता है, किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी एयर में है, जब वो नीचे गिर रही है तो उस पर एक जी लगता है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने केवल आपको न्यूटन्स लॉ बताया है, फ्री फॉलिंग बॉडीज, इनकी इक्वेशंस हम लोग सब फॉर्म करेंगे। अभी हमारा अभी एक लेक्चर और बाकी रहेगा इस टॉपिक के लिए, उसके बाद ही मैं मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट एंड वेरिएबल सेपरेशंस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे। अभी इसके बाद एक लेक्चर और रहेगा इस टॉपिक पर। तो जब बॉडी फ्री फॉल होती है तो जी एक्ट करता है उस पर, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कॉन्सेप्ट में हमारा, इससे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है वेट का, और वेट इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स। ठीक है, जो फोर्स होता है वेट। अब वेट क्या होता है ना, देखो, एक होता है मास, एक होता है वेट, दोनों में ना बहुत डिफरेंस होता है। वेट हमारा फोर्स होता है, क्योंकि विद विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स हम लोग एक्सर्ट करते हैं ना अर्थ पर, या मतलब किसी और प्लेनेट पे, वो वहां हमारा वेट होता है। फोर्स हमको पता था क्या था, एम ए था। अब ये ए है ना, अगर मैं इसको जी ले लूं, अब हर प्लेनेट का अपना अलग जी होगा। अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बाकी प्लेनेट के लिए अलग होगा। तो वेट जो है ना वो हर जगह वेरी कर जाएगा। ठीक है, अर्थ पर वेट कुछ मिलेगा आपको, मून पर आपको वेट कुछ और मिलेगा, सपोज m2, मार्स पर कुछ और मिलेगा, बट जो m है ना वो हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है, ये हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है मास और वेट में, ये भी मेंशन किया गया था बुक में, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, इनकी इक्वेशंस और इन पे बेस्ड एग्जांपल्स हमारे रहते हैं, जो कि मैं इस सेक्शन के लास्ट लेक्चर में करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग लेक्चर रखने वाले हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उनकी फॉर्मेशंस की बात करेंगे, और देन हमारा बीएससी का, या मतलब यूजी का जितना भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इसका सिलेबस कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइजेस लगाएंगे। उन एक्सरसाइजेस वो सारे मेरे प्रीवियस ईयर जैम्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, या प्रीवियस नेट के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं, या एग्जाम क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे हम लोग उस एक्सरसाइज में कवर अप करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।